सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिल्ली एनसीआर में कोरोना संकट से जुड़ी बता दें। कोरोना संकट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीआर के डीएम और डीसी के साथ बैठक बुलाई है। ये बैठक अब से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू होगी। बैठक में मंडलायुक्त स्तर के अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। तो ऊपर से नीचे तक सभी इस बैठक में शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारी, जिला स्तर के भी अधिकारियों को शामिल करने की तैयारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अभी इसका काट ढूंढा जाए और ऐसे में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। अमित, कौन कौन इस बैठक में गृह मंत्री के साथ मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम के डीएम और डीसी उसमें मौजूद होंगे। और सबसे क्योंकि दिल्ली के बाद इन जो चारों जिले हैं जो दिल्ली की सीमा सटे हुए हैं, जो कि एनसीआर का हिस्सा कहा जाता है, वहां पर भी कोरोना को लेकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं। तो ऐसे में वहां पर कैसे बेहतर हालात होने चाहिए, किन किन चीजों की ऐसी जरूरत है जो वहां पर स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हो सकता है। और कई बार देखा गया कि बॉर्डर को लेकर भी मुश्किलें आई हैं, दिक्कतें हो रही। तो ऐसे में बॉर्डर एरिया में भी जो बॉर्डर पे भी कैसे आवागमन जो है वो सामान्य रूप से हो जाए, ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इन सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी ताकि कोरोना को लेकर जो एक गृह मंत्री ने खुद पहल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की, एलजी से बात की और खुद एलएनजेपी अस्पताल भी गए थे। और यहाँ पर उन्होंने जो बकायदा टेस्टिंग की कीमत भी घटा दी है, अब सिर्फ 2400 रुपये में होगा, जो कि 4500 में होता था। तो ऐसे में एनसीआर पूरे इलाके में कोरोना के कहर को कैसे कम किया जाए, उसको लेकर थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री ये बैठक लेंगे, जिसमें आसपास के 4 जो जिले हैं उनके डीएम डीसी होंगे। दिल्ली से तुलनात्मक रूप से देखा जाए अमित, तो एनसीआर का आंकड़ा क्या कहता है? वो बेहतर है निश्चित तौर पर। दिल्ली से तो बहुत ही बेहतर स्थिति में नोएडा, गाजियाबाद है, गुरुग्राम भी है। लेकिन क्योंकि दिल्ली और वो सटे हुए सीमाएं हैं और दोनों तरफ की जो बड़ी संख्या है एक दूसरे जगहों पर काम के लिए आना जाना कर रहे हैं। और इसी की वजह से आपने देखा होगा, पहले दिल्ली की सीमाओं को फरीदाबाद, गुरुग्राम ने सील किया, नोएडा ने सील किया, बाद में दिल्ली ने सील कर दिया था गाजियाबाद और यूपी की बॉर्डर्स को। तो उससे बड़ी मुश्किल भी हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लग रहा था नोएडा, गाजियाबाद के डीएम और वहां के प्रशासन ने लगाया कि दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से यहाँ पर कोरोना फैल रहा है। तो ये भी एक वजह है कि जब सारे लोग बैठेंगे, बात करेंगे, तो इन सारी चीजों पर भी चर्चा होगी कि कैसे बेहतर किया जाए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जगह बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की जाए। जो टेस्टिंग है उसको कैसे बढ़ाई जाए, जैसे दिल्ली में टेस्टिंग तो बढ़ा दी गई है। मुझे लगता है आज की बैठक में गृह मंत्री शायद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी टेस्टिंग बढ़ाने पर बात कर सकते हैं कि वहां पर भी किस तरह से टेस्टिंग को ज्यादा की जाए ताकि इस पर काबू पाया जाए। शुक्रिया आपका अमित, विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। तो सुपर एक्टिव मोड में खुद गृह मंत्री अमित शाह और मोर्चा उन्होंने खुद संभाल लिया है। बात कोरोना टेस्ट की करें तो महाराष्ट्र में निजी लैब में टेस्ट की फीस घटाने के बाद अब पूरे देश में इससे जुड़ा रास्ता साफ करने की मांग हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल के बाद अब दिल्ली में भी निजी लैब में फीस घटा दी गई है। देश में अब तक 4 प्रदेशों के निजी लैब्स की फीस घटाई जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश में आखिर ये कब होगा? देखिए, हॉस्पिटल से पिकअप करना और रिपोर्ट देना आरटीपीसीआर का, इसके लिए 2200 रुपये। और किसी के घर जाके फिर घर जाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए पीपी किट यूज़ करना है, तो ये सभी लैब को खर्चा आ सकता है। तो इसीलिए अगर किसी के घर जाके करना है तो 2800 रुपये। तो मुझे लगता है कि 2200 और 2800, तो ये 2 रेट्स हमने फिक्स किए। देश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में वहां की सरकार ने टेस्ट के लिए लोगों को बड़ी राहत दी। निजी लैब में जहां पहले 4500 रुपए में कोरोना टेस्ट हो रहा था, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने रेट घटाकर 2200 रुपए तक कर दिया, यानी आधे से भी ज्यादा कम कीमत। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों में भी निजी लैब में कोरोना टेस्ट की फीस कम करने की मांग उठने लगी। वहाँ की सरकार जब यहाँ कर सकती है अपने नागरिकों के लिए दरों में कटौती, तो यहाँ नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत दरें कम करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने जो किया है बहुत सही किया है, और यहाँ की सरकार को करना चाहिए, इसलिए आम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जो महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना टेस्ट जो हो रहा है 4500 रुपये का प्राइवेट लैबों में 2200 रुपये कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 2200 रुपये हुआ है
और दूसरी सरकार भी इसके ऊपर संज्ञान ले और अगर फ्री कर दे तब तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इस बैठक में दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने के मुद्दे पर सभी पार्टियों के नेता एक मत दिखे। साथ ही बैठक में निजी अस्पताल और लैब के टेस्ट की फीस कम करने का मुद्दा भी उठा। जाहिर है निजी लैब की फीस में कमी टेस्टिंग बढ़ाने में मददगार साबित होगी, लिहाजा मीटिंग में टेस्टिंग का रेट कम करने का फैसला भी लिया गया और अब दिल्ली में भी निजी लैब में कोरोना टेस्ट के दाम तय कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गठित कमेटी के सुझाव पर अब जांच की कीमत 2400 रुपए तय कर दी गई है। इसके साथ ही अब तक कुल 4 राज्यों में निजी लैब में कोरोना टेस्ट कराना सस्ता हो गया है। महाराष्ट्र और तेलंगाना में 4500 के बदले 2200, जबकि दिल्ली में कोरोना टेस्ट के लिए 2400 रुपए देने होंगे। वहीं बिहार के निजी लैब में कोरोना टेस्ट के लिए 2500 रुपए रेट तय किया गया है। निजी लैब में टेस्टिंग के दाम कम किए जाने के बाद अब इन राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन सवाल ये है कि अब बाकी प्रदेशों में निजी लैब में भी कोरोना की जांच सस्ती होगी। क्या पूरे देश में टेस्ट के रेट को घटाकर राहत नहीं दी जा सकती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में आज सुबह एक और आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के पंपोर इलाके में आज सुबह आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग शुरू हो गई और एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। हालांकि अभी भी 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। एनकाउंटर अब भी जारी है। एक आतंकी मारा गया जबकि 2 और के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। ये पंपोर के मीज इलाके की घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सूचना मिलने के बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और जब तभी अचानक ये मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया जबकि 2 और आतंकी छिपे हो सकते हैं। हालांकि सुबह से ही लगातार ये एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। उधर चीन से सरहद पर विवाद के दोनों देशों के बाद मेजर जनरल स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। इससे पहले आपको बता दें, कल भी दोनों देशों में मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई, लेकिन सीमा पर तनाव कम करने के मकसद से हुई इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। गलवान में हालात जस के तस है। सूत्रों के मुताबिक चीन अपने रुख पर अड़ा हुआ है। हालांकि फिलहाल ये तय हुआ है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों में और बातचीत होगी। और अपने आप में यह आश्चर्यजनक है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद चीन अब भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। कल भी मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई जो कि बेनतीजा रही। आज भी फिर बातचीत होगी, लेकिन इसके बावजूद आखिर हल कैसे ढूंढा जाएगा, अभी यह जटिल प्रक्रिया मालूम पड़ती है, क्योंकि चीन अपने रुख पर अड़ा हुआ है। और जब देखिए ग्लोबल टाइम्स जो वहां का मुखपत्र है, चीनी अखबार, उसमें तक पे यह छापा जाता है किस तरीके से चीन पर असर डालने का प्रयास हो रहा है कूटनीतिक स्तर पर। इसके बावजूद चीन का पीछे ना हटना क्या बताता है। मेरे साथ आसिफ सुहाफ जुड़ गए हैं। आसिफ, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि चीन पर एक बड़ा प्रभाव पड़े, कूटनीतिक स्तर पर पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने भी इससे जुड़ी खबर छापी कि भारत में क्या नए निर्णय जो कि चीन को प्रभावित कर सकते हैं वो लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद चीन अपने रुख पर अड़ा हुआ है, ये क्या बताता है? देखिए, यहाँ अगर देखा जाए तो पिछले करीब 1 महीने से अगर ट्रैक किया जाए, जो डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन की तरफ से पहले बयान आ रहे थे बातचीत को लेकर, मसलों को सुलझाने को लेकर, उससे जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का रवैया है, जो उनकी हरकतें हैं, वो मेल नहीं खा पा रहा है। या तो ये लोग जो है पूरी रणनीति के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर एक तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और ग्राउंड पर जो उनकी हरकतें हैं वो बिल्कुल अलग तरह की है। या तो ये पूरी रणनीति है या वहां पर तालमेल जो है चीनी सेना और वहां की जो व्यवस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर उनकी बातें हैं, उनके साथ मेल नहीं खा रही है। तो जाहिर सी बात है चीन का जो रवैया बना हुआ है गलवान वैली या फिंगर पॉइंट और दूसरे एलएसी के इलाकों में, वो अभी भी अड़ियल है, वो वहां से अभी भी नहीं हट रहे हैं। हालांकि जो क्लैश मंडे को हुआ था
वो भी इसी को लेकर हुआ था, जो वहां पे उन्होंने टेंट लगाया था गैर तरीके की चलते, वहां पे जो अवैध कब्जे के चलते वहां पे उन्होंने टेंट लगाया था, उसको हटाने की कवायद में ये सब क्लैश हो गया था। लेकिन उसके बाद भी वो लोग लगातार अभी पर वहां पर बने हुए हैं। हालांकि बातचीत हो रही है, लेकिन इस बातचीत का अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। पिछली बातचीत में जो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर हुई थी, यहाँ से लेफ्टिनेंट जनरल 14 कोर के थे, वहां से मेजर जनरल जो उनकी कमांड के जैंग कमांड के कमांडर थे, तब भी ये फैसला हुआ था कि स्टेटस को है वो मेंटेन किया जाएगा। और चीन ने जो बिल्कुल आसिफ, इसी बात से समझा जा सकता है कि ये सब कुछ जो हुआ है ये जाहिर तौर पर शह का नतीजा है, नहीं तो इतना कुछ होने के बावजूद कम से कम चीनी सेना अपने पैर पीछे जरूर खींचती, ये तो मान के चला जा सकता। बहरहाल शुक्रिया आपके साथ हम जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया है। इसके तहत एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसने उस दोहरी साजिश का खुलासा किया है जो कि पाकिस्तान चीन की मदद से रच रहा था। देखिए कैसे। सीमा पर चल रही दोहरी साजिश का खुलासा, फोन से खुफिया जानकारी देने का पर्दाफाश, पाक और धोखेबाज ड्रैगन का खुफिया खेल। जिस दुनिया कोरोना की मार झेल रही है और दुनिया के सभी देश एक दूसरे की मदद करने में लगे हैं, तो वहीं चीन और उसके टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे थे, जिसका खुलासा मुंबई की क्राइम ब्रांच ने किया है। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान चीन की चालाकी का इस्तेमाल कर हिंदुस्तान की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के जवानों की जानकारी जुटाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही दगाबाज ड्रैगन के धोखे का पता चल गया। जैसे जैसे समय बीत रहा है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है कि मुंबई में चलाए जा रहे ऐसे ही VoIP एक्सचेंज में पाकिस्तान से आ रही कॉल्स को स्थानीय नंबरों पर रूट किया जाता था, जिसके बाद सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारी और जवानों से खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। जो जिस तरह से सिमबॉक्स फॉर एक्सचेंज पैरेलल एक्सचेंज चलाते हैं, इसमें इस तरह की व्यवस्था होती है कि इंडिया के बाहर से बंदा VoIP कॉल करता है, जो इंडिया में आने के बाद में सिमबॉक्स एक्सचेंज पे उसको GSM में ट्रांसफ़र किया जाता है। GSM से इंडिया में दूसरे GSM या फिर लैंडलाइन पे उसको कनेक्ट किया जाता है। इसमें सभी कॉल ये इंडिया के बाहर से उस सिमबॉक्स पे आए। क्राइम ब्रांच ने इस ऑपरेशन में 3 सिम बॉक्स, एक स्टैंड बाय सिम बॉक्स, 191 सिम कार्ड, लैपटॉप मॉडम, एंटेना, बैटरी और कनेक्टर बरामद किए हैं, जिनके जरिए ये काम किया जाता था। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारत के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की खुफिया जानकारी निकालने के लिए की जाने वाली कॉल्स को चीन की 3 कंपनियां रूट मुहैया कराती थी। इसमें जब हमने आरोपी के CDR के और कॉल के बारे में जानकारी ली, तो हमें इस तरह की बात सामने आई है कि इसने काफ़ी कॉल्स इंडिया के बाहर अन्य देशों में की है, साथ में इसे भी कुछ कॉल्स इंडिया के बाहर से आए हुए हैं। अभी हमारे पास जो जब्त की हिरासत किए हुए जितने भी चीज़ें हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन ये कैसे होता था, इसको ऐसे समझिए। इस एक्सचेंज में चीन में बने सिम बॉक्सेस के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वॉइस कॉल को स्थानीय कॉल्स में तब्दील किया जाता था। चीन में बने इस बॉक्सेस में डायनेमिक IMEI प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे इनकी ट्रेसिंग बहुत मुश्किल होती है। इस सिस्टम को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अवैध घोषित किया है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि इन एक्सचेंजों के द्वारा दूरसंचार विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस मामले में एक समीर अहलवारी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स के पास से एक लैपटॉप, सिम कार्ड, मॉडम, बैटरी और कनेक्टर बरामद किया गया है। उसने बताया कि चीन की 3 कंपनियों से जुड़े 3 लोगों ने उसे 11 लाख रुपए दिए थे। महज 7 महीने में आरोपी ने 11 लाख रुपए कमाने की बात भी कबूली है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। वहीं पुलिस को बिना सुराग छोड़े पैसे के लेन देन की बात का भी पता चला है। आरोपी ने चीन में बैठे आका को अपने अकाउंट नंबर दिए, जिसके बाद भारत के अलग अलग जगहों पर ATM से पैसे भेजने की जिम्मेदारी उन बिजनेसमैन को दी गई जो भारत में रहकर चाइना के साथ व्यापार करते हैं, और उन्हें कहा गया कि मुंबई में एक शख्स को पैसे देने हैं, पैसे उसके खाते में डालें, लेकिन अपने अपने अकाउंट से पैसे ना दें।
जिससे लिंक पकड़ना मुश्किल हो जाए।